Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. So, in our last video, we had discussed chapter 13, that is sound, in which we had already discussed how sound is produced, what are the medium required for the propagation of sound, and with the help of what we can hear sound. That is human ear. With the help of our ear, we can hear sound. Now, in the continuation to that, in this video, we will discuss the new terms, that is amplitude, time period and frequency of a vibration. So, in our previous videos, we had already discussed that the to and fro motion of an object is known as vibration. Suppose, here is an object hanging on a surface. किसी सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है और जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे जब वो उसकी मूवमेंट होगी तो उस चीज को हम बोलते हैं वाइब्रेशन. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से जब वाइब्रेट करता है टुवर्ड्स टू एंड्स, एक बार वो आगे जाएगा एक बार वो पीछे आएगा एंड वो अपनी मीन पोजीशन से ही वाइब्रेट कर रहा है तो उस चीज को हम बोलते हैं वाइब्रेशन. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस made by an object in 1 second. Suppose एक सेकंड के अंदर कितनी बार एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है, दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. सपोज ये हमने एक सपोज हियर इज अ बॉल, ये एक हमने बॉल है और बॉल को हमने हैंग कर दिया तो उस बॉल को जब हम मूव करेंगे, हमने मानो उसको मूव करवा दिया तो वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी तो उसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई. सो ये वाइब्रेशंस को एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उस बॉल के बाय हुए तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. दोबारा सुनो, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी कितनी बार एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. Now it is denoted by nu. ये जो इस ऐसे आप एक V शेप कुछ ये जो आपको नजर आ रहा है this is known as nu. इसको हम nu बोलते हैं and nu. This symbol is known as nu और ये फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल होता है. किसके लिए होता है? Nu is the symbol denoted for frequency. ठीक है, and the SI unit of frequency is hertz. SI unit of frequency is hertz. Hz. तो ये Hz आप कहीं भी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. अगेन, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जब ये अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेगा तो इसका एक मूवमेंट यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ से वापस इस एक्सट्रीम एंड पर आया और ये वापस अपनी इस मीन पोजीशन में पहुंचा. तो जो यहाँ से यहाँ मूवमेंट के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचा, दिस इज नोन एज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन. ये एक फुल वाइब्रेशन को उसने कंप्लीट किया, कितने समय में उसने उस चीज को कंप्लीट किया, इन व्हाट टाइम one vibration is completed by this object. This is known as the time period. So time period के लिए भी आपको एक सिंबल डिनोटेड होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए आपको था nu. ठीक है, now in time period also it is denoted by capital T. You can see that the capital T is the symbol denoted for time period and SI unit of time period is second. यानी जैसे अब आप जब भी आप टाइम को नोट
the displacement of the object from its mean position to the either of the sides, यानी कि displacement होना, the displacement of the object from its mean position to either of the sides, यानी कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? जहां पर उसकी मीन पोजीशन होती है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस क्या होता है, कहीं पे भी इधर उधर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन से इधर इन दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन इन इधर ऑफ द डायरेक्शन को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू ईदर ऑफ द साइड्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू ईदर ऑफ द साइड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। आप किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हो तो किलोमीटर मीटर में ऐसे करते हो ना, तो जो एम्पलीट्यूड को आप मेजर करते हो तो उसको आप मीटर में मेजर करते हो। सो द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर एंड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय A। आप कहीं पे भी एम्पलीट्यूड को अगर लिखते हो कि एम्पलीट्यूड है तो उसको आप कैपिटल A की हेल्प से लिखते हो, ठीक है। कैपिटल A इज डिनोटेड फॉर एम्पलीट्यूड एंड द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। नाउ लेट्स सी दिस। आपने पढ़ा था कि साउंड इज अ वेव। साउंड एक क्या होती है? वेव की फॉर्म में होती है, ठीक है। सो आप जब इस चीज को इन दिस वेव फॉर्मेशन में देखते हो तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। आप फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, मींस ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन है, तो ये जो आप सिंगल लाइन आप देख रहे हो तो दिस इज नोन एज द रेस्टिंग पोजीशन। यहाँ पर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्टिंग पोजीशन में। अब वो अपनी मीन पोजीशन से ट्रैवल किया इन दिस डायरेक्शन, सो वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर वाली डायरेक्शन में गया, ठीक है। सो दिस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड्स। नाउ अब वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आया, दिस इज अगेन द रेस्टिंग पोजीशन, और उस मीन पोजीशन पे आने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में गया। सो आपने फर्स्ट देखा रेस्टिंग पोजीशन से वो ट्रैवल हुआ इन वन डायरेक्शन, फिर वो रेस्टिंग पोजीशन पे आया और फिर रेस्टिंग पोजीशन से वो गया एट दिस एक्सट्रीम एंड, तो वो आ गया दिस यहाँ पर, एंड नाउ फिर से अगेन वो अपनी कहाँ गया? रेस्टिंग पोजीशन पर। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको एज अ वन वेव या वन वाइब्रेशन काउंट करते हो, ठीक है। सो आप अगेन देखो, जब आप क्या करते हो, कोई भी एक मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है तो वो एक ऐसी वेव की फॉर्मेशन शो करता है। सो दिस इज द वेव, और एक वेव को आप यहाँ रेस्टिंग पोजीशन से यहाँ तक काउंट करते हो, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। सो दिस इज द वन वाइब्रेशन। नाउ अब इसमें हम समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। नाउ यहाँ ये जो मीन पोजीशन है, ये रेस्टिंग पोजीशन है, इससे वो कितना ऊपर गया, और इस चीज को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगेन जहां पे भी रेस्टिंग पोजीशन होती है उससे वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, तो इस चीज को दिस द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। नाउ लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर द characteristics of sound. So the first and a basic characteristic of a sound is loudness. जब आप बात करते हो तो आप कितने लाउड बोल रहे हो। Suppose if you are talking, so कितनी आपकी आवाज तेज है या कितनी आपकी आवाज स्लो है, तो साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लाउडनेस। So the loudness of sound depends upon its amplitude. कभी भी आप जब लाउड आप बात करते हो, तो जब आप लाउड किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप नोटिस करो कि आपकी आवाज इतनी तेज कैसे है। सो आपकी इतनी तेज आवाज इसलिए होती है क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड आपने देखा ना कि रेस्ट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चुप एकदम मैं बोलना शुरू करूंगी लाउड, तो मेरा
मीटर, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड 2 है और उसका स्क्वायर आप कर दोगे दैट विल बिकम 4। तो अगर एम्पलीट्यूड आपका 2 है तो आपकी जो लाउडनेस होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। सो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पिच। सो व्हाट डू यू मीन बाय पिच? इट determines the shrillness and the deepness of sound. It determines the shrillness. Shrillness होता है तीखी। जैसे आप सुनते हो ना कि किसी की आवाज बहुत तीखी होती है, एकदम चुभने वाली कान में तीखी आवाज होती है, यानी कि उसकी पिच क्या होती है? ज्यादा, ठीक है। और या फिर होती है डीप, बहुत मतलब उसकी आवाज बहुत तीखी नहीं होगी, वो बहुत ठहराव के साथ बोलता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डीपनेस। तो उसकी साउंड में श्रिलनेस है या डीपनेस है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन पिच, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी आल्सो, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिनट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर सपोज कि यहां से यहां तक 1 सेकंड होता है, ठीक है। दिस इज 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स ऐसे कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो जो हमने पहले पढ़ा लाउडनेस, जो फर्स्ट पॉइंट था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। बट जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये चीज आप समझो, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी मोड, अगर जो नंबर आपको पता है ना कि नंबर ऑफ वेव्स, हम इसमें नंबर ऑफ वेव्स काउंट करते हैं 1 सेकंड। सो अगर नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड ज्यादा होगी, मोर फ्रीक्वेंसी होगी, तो वॉइस क्या करेगी? मोर श्रिल करेगी, यानी कि तीखापन उस आवाज में ज्यादा होगा। और जितनी ज्यादा आवाज या उसकी साउंड श्रिल करेगी उतनी हाई उसकी पिच होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो पिच डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी मोर, वॉइस श्रिलनेस मोर एंड द पिच इज हाई। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, नाउ सपोज ये आपने फिर से 1 सेंटीमीटर का आपने डिस्टेंस, 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो? तो मान लो ये ऐसे लंबी लंबी आ रही है, ठीक है। जैसे इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा नहीं है 1 सेकंड, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल में आप देखोगे 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स वो लेस है। सो इट मींस इन दिस केस फ्रीक्वेंसी इज लेस। सो वॉइस क्या होगी? ज्यादा डीप होगी, और वॉइस डीप होगी तो लो क्या होगी? पिच। तो पिच क्या होगी इसकी? लो। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ऐसी कौन सी रेंज ऑफ साउंड होती है जिसको आप सुन सकते हो। जो एक रेंज होती है कि आप इस रेंज से इस रेंज की आवाज या किसी भी साउंड को आप सुन सकते हो। तो नाउ वी विल डिस्कस दैट।
cannot be. We hear different types of sounds in our everyday life. So some sounds are pleasant and उन्हें हम सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है, स्मूथिंग साउंड्स होती हैं. बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लीजेंट एंड डिस्टर्बिंग. वो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. तो हम अब कैटेगराइज करते हैं हाउ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स आर. सो साउंड कैन बी ऑफ प्लीजेंट टाइप, जो आपको सुनने में अच्छी लग रही है. सो दैट कैन बी म्यूजिक और दैट कैन बी आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो वो भी एक प्लीजेंट वे में आप कम्युनिकेट करते हो. ऐसा तो नहीं आप एक दूसरे से लड़ते रहते हो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो. सो वो भी आप एक प्लीजेंट वे में करते हैं. सो म्यूजिक और ह्यूमन टॉकिंग कैन बी द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड that is pleasant to listen. But the second type of sound we can say is the noise. So disturb करती हैं जो चीजें जो unpleasant होती हैं, जो आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, so आप उसे noise कहते हो. So noise का हुआ कोई भी unpleasant sound या disturbing sound जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसको आप कहते हैं शोर आ रहा है. The शोर is known as the noise. Now this noise, that unpleasant sound cause noise pollution. अब वो जो बहुत ज्यादा नॉइस होता है उससे हम आगे क्या उसका बैड इफेक्ट क्या होता है कि उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है. सो व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन इज द अनवांटेड एंड displeasing human created sound that disturb the environment. यानी कि कोई भी वो साउंड जो अनवांटेड है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप शोर को चाहते हो, नहीं, आप नहीं चाहते कि शोर ना हो. सो द अनवांटेड एंड डिस्प्लीजिंग, वो आपको सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, डिस्प्लीजिंग साउंड लगती है. ह्यूमन क्रिएटेड साउंड दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. और मेन जो इसका नॉइस पोल्यूशन का मेन रीजन है वो ह्यूमन एक्टिविटी है. ह्यूमंस की वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है और वो फिर हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. दैट्स व्हाई, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पोल्यूशन. सो नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन है ये, इट इज द अनवांटेड एंड डिस्प्लेसिंग ह्यूमन क्रिएटेड साउंड दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. नाउ discuss the major causes of noise pollution. What are the different causes that create the noise pollution? So sound of vehicles, different type of vehicles होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास बसेस होती है, ट्रक्स होते हैं एंड ट्रेन्स साउंड्स आल्सो देयर. तो व्हीकल के बोर्ड की साउंड, इंजन की साउंड, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन. सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन वर्क. जब भी कहीं कोई न्यू बिल्डिंग बनती है तो आपने देखा होगा वहां पर कोई भी
ज्यादा नॉइस की वजह से आपकी सुनने की शक्ति नहीं रहती, मीन्स योर ईयर्स विल गेट डैमेज, सो आपको हियरिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स भी होते हैं कि आपको कुछ एज के बाद कुछ सुनाई देने में दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे इन ओल्ड एज तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैव द प्रॉब्लम इन देयर ईयर्स, ठीक है, बट इन यंगर एज आल्सो सम पीपल सफरिंग फ्रॉम देयर ईयर डैमेज, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। फिफ्थ वन इज द हेल्थ प्रॉब्लम। सो बहुत ज्यादा ये नॉइज पोल्यूशन की वजह से हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। नाउ मेजर्स टू लिमिट द नॉइज पोल्यूशन। अब आप उस नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हो? अब नॉइज तो बाय ह्यूमंस ही क्रिएट हो रही है ना, डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस इन द एनवायरनमेंट, सो दैट कैन बी मिनिमाइज्ड आल्सो। सो आप वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, उसको लिमिट कैसे कर सकते हो, आप नॉइज पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हो? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। अब आपने देखा होगा जब आप कभी भी एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में आप ट्रेवल करते हो तो आपको इतनी इरिटेटिंग साउंड आपके कानों में इवन पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आप ट्रेवल करोगे तो आपके ईयर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, दैट यू हैव टू प्लग सम बर्ड्स इन योर ईयर्स ताकि आपको वो आवाज इरिटेट ना करे। बट वो इंजन में जो आवाज आती है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग साइलेंसिंग डिवाइसेस, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज ऑल इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड आउटसाइड सिटीज। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है दैट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द cities, that will help in reducing noise pollution. Another one is the use of automobile phones. आपको vehicles के अंदर normal phones की जगह पर instead of normal phones we should use automobile phones. Now the TV and music system should be operated at low volume. जो आपका टीवी सिस्टम होता है या म्यूजिक सिस्टम होता है वो लो वॉल्यूम में ऑपरेट करना चाहिए, तो वो भी आपका हेल्प करता है reducing noise pollution. Trees must be planted along the roads. जितने भी रोड्स होते हैं उनके साइड्स में आपको ट्री प्लांट करने चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज विल एब्जॉर्ब द साउंड वेव्स एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइज पोल्यूशन। आई होप ऑल these points are clear to all of you. Friends, this chapter is over now. That is chapter number 13, sound. There are 3 videos on this chapter. Please do watch all the videos and do your work timely. And I will give a worksheet along with this video and the exercise work of your NCERT book. Students, there are a book that is known as Talent and Olympiad. I hope everyone have this book with you. So, इसके अंदर according to chapter wise their questions are given. These all questions are MCQs, so you have to try all these questions by yourself. If you have found any problem, then you can contact me. So, students, do read your NCERT book also because that will also help you in understanding this chapter. So, thank you students. Enjoy it.